स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पुनः आपका एक बार लेक्चर 2 में स्वागत है। हमने लेक्चर 1 में प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा और उस पर आधारित सवालों को हल किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि यदि प्रश्न अपवर्तनांक पर आधारित है इस प्रकार के, जैसे हमने दिया था प्रश्न आपको एक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या हो, जिसका उत्तर 2/3 हमने बताया। तो हमने आपको ये बताया कि अपोजिट पूछ रहा है तो आप इसका अपोजिट कर देंगे, लेकिन ये अपोजिट कैसे होता है आज उसी के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिका के सिद्धांत के आधार पर उसको अपोजिट किया जाता है। अब हम प्रूव करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अर्थात स्नेल के नियमानुसार आपका होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1n2। साइन की हिंदी होती ज्या, आई मीन्स आपतन कोण, आर मीन्स अपवर्तन कोण, 1n2 लिखा है। 1n2 को आप पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2/n1। तो हम ये देखें इस प्रकार किरणों का मार्ग बदलता है। हमने ये फिगर प्रदर्शित किया है, इसको मैंने फर्स्ट मीडियम माना, इसको सेकंड मीडियम। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। हमने पहला माध्यम विरल ले लिया, दूसरा माध्यम सघन ले लिया। प्रकाश के अपवर्तन की सबसे बड़ी ये बात है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता आदि सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति का मान कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि जिस अनुपात में आपकी चाल बदलती है उसी अनुपात में तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, जिसके कारण v/λ का मान नियत रहता है, जिसके कारण आवृत्ति का मान नहीं बदलता। क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, अर्थात v बराबर n। तो यहाँ से आप इसको n इक्वल टू पाएंगे v/λ। तो हमने बताया जिस अनुपात में आपकी चाल परिवर्तित होगी उसी अनुपात में तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा, अतः n फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान नहीं बदलेगा। तो हम पहली स्थिति में माने कि प्रकाश किरण फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए, तब आपका क्या होगा, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाता है तो क्या होगा। तो आपने माना है फर्स्ट मीडियम को विरल, माना
नियमानुसार 1n2 यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए 1n2 इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बनाएं। यदि दूसरी स्थिति में किरणों का मार्ग बदल अर्थात सघन माध्यम से किरण को फर्स्ट यानी विरल माध्यम में ले जाए, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में ले जाए, तब क्या होगा? तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, अथवा आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं किरणों का मार्ग बदलने पर, किरणों का मार्ग बदलने पर। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ऊपर लिखा था कि विरल से सघन में गया, तो आप यहाँ लिखें किरणों का मार्ग बदलने पर। तो आपको इससे जानकारी होगी कि हमने जो मीडियम चेंज किया है वो सघन से विरल में जाएगा। तो जब सघन से विरल में चेंज कर देंगे तो सघन आप दो माने विरल एक यानी दूसरे से पहले में जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे 2n1 इक्वल बदलेगा, ये अब तक साइन आई बटे साइन आर था, अब ये आपका हो जाएगा साइन आर अपान में साइन आर। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों इक्वेशन का आपस में हम पूरा करें। 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर। इन दोनों समीकरण का आपस में पूरा कराया गया, तो ये इससे कट जाएंगे। ये आपका प्राप्त होगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर पूरे की जगह होगा आप इसको लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n। इस प्रकार आप प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर अब हम पहला जो मीडियम है उसको एयर माने और जो दूसरा माध्यम है उसको ग्लास माने, फॉर एग्जाम्पल, तब अब हम ये बताएं कि एयर से कांच के बीच जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक उसकी वैल्यू 3/2 अगर दे दिया जाए, तो अगर इसी को बदला जाए, पूछा जाए आपसे कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या है, तो अब तक आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते थे 2/3, बट यहाँ से हम पाएंगे, आइए देखते हैं, 1 की जगह आपने एयर माना है तो आप यहाँ एयर लिखेंगे, यह आप ऐसे लिखेंगे, यह था अपवर्तनांक, 2 को आपने ग्लास माना है, जी लिखेंगे इक्वल टू 1 अपान 2 की जगह आपने ग्लास माना है, n की जगह यह नहीं लिखेंगे और 1 को आपने एयर माना। अब प्रश्न में दिया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रश्न दिया था आपको कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 यानी 3/2 दिया है। अब यहाँ आप इसकी जगह 3/2 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपान, अब कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक पूछा गया है, ये करेंगे, इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो आप पाएंगे G&A इक्वल टू 1 अपान 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2/3। इस प्रकार प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक हम क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण होता क्या? क्रांतिक कोण क्या होता है? इसकी परिभाषा है कि
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। अर्थात सघन माध्यम में I का मान C के बराबर हो जाए और विरल माध्यम में R का मान 90 अंश के बराबर हो जाए। उस स्थिति में हम उस के बीच बनने वाले कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल C होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है जो आपका होता है n = 1/sin C। इसको आगे हम अभी प्रूव करेंगे। n = 1/sin C या 1n2 = 1/sin C आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्यान से सुनिएगा। यदि आपतन कोण का मान, बार बार कह सिंबल आपको जानना है, आपतन कोण मतलब I, क्रांतिक कोण मतलब C, अपवर्तन कोण मतलब R। तब परिभाषा पुनः, यदि आपतन कोण यानी I का मान क्रांतिक कोण C के मान से थोड़ा सा अधिक है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आता है। उस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर टकराकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन यह घटना तभी संभव है जब वह दो शर्तों का पालन करे। पहली इसकी क्या शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है। दूसरी स्थिति क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अर्थात I > C, I की वैल्यू C के मान से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आपतन कोण का मान बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण के मान से। अब आप अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब हम इसको सेकेंड मीडियम मानते हैं, इसको फर्स्ट मीडियम। जो आपका सेकेंड माध्यम है वो आपका है सघन, और जो फर्स्ट मीडियम हमने इसको माना है ये आपका है विरल। क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार जो सघन माध्यम होना चाहिए
का मान c के बराबर होना चाहिए और विरल माध्यम में जो है वो r का मान 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो माना प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो आप यहां लिख सकते हैं माना सघन माध्यम बराबर 2 और विरल माध्यम बराबर 1। प्रकाश किरण आपको सघन से विरल में ले जाना है। प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब स्नेल के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 2n1 सघन से आप विरल में जाएं तो 2n1 इक्वल टू साइन i अपॉन साइन i। यहाँ आपको ध्यान देना है, इसके पहले हमने प्रकाश किरणों को क्रमिता में बताया भी, पीछे 2n1 बराबर साइन r बटे साइन, बट यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ ये माना है कि सघन माध्यम 2 विरल माध्यम 1 है, लेकिन हम किरण को सघन से विरल में ले जाए, ना कि विरल से सघन में। इसलिए यहाँ आप 2n1 इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। क्रांतिक कोण की परिभाषा से I की वैल्यू c के मान के बराबर होनी चाहिए और r की वैल्यू 90 एंगल के बराबर होनी चाहिए। तब 2n1 इक्वल टू साइन i की जगह c अपॉन साइन r की जगह 90। तो सॉल्व करेंगे आप 2n1 इक्वल टू साइन c अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। प्रकाश किरणों की उत्कीर्णता में हमने बताया था आपको कि 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n1। दिस इंप्लाइड दैट इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। देन 2n1 की जगह आप 1 अपॉन 1n2 पुट कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे 2n1 की जगह आप लिखिए 1 अपॉन 1n2 इक्वल टू साइन c अपॉन 1 या 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन c। ये रिजल्ट आपका क्रांतिक कोण यानी c अपवर्तनांक n में संबंध प्रदर्शित करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध स्थापित होता है इस प्रकार होता है। अगले लेक्चर में हम आपको मिरर फार्मूला, प्रकाश के परावर्तन आदि के बारे में चर्चा करेंगे और हमें आशा